देखो कल जो है, कल हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार में देख रहे थे कि दो प्रकार का था, एक सक्रिय प्रतिरक्षा था, दूसरा क्या निष्क्रिय प्रतिरक्षा था। ये सारी चीज़ें कल बता दी गई थी, लेकिन कुछ मिस्टेक के कारण जो है ये एग्जाम्पल जो है जो आपको जो है कि कृत्रिम वाले में इसमें जो बताया जा रहा था, कृत्रिम वाले में ये एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हो पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। मैं फिर पुनः जो है इस एग्जाम्पल को बता देता हूँ। कल बताया गया था, एक तो आप जानते हो कि एक प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे माँ के जो दूध होता है उस दूध से क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी मिलता है वो किस रूप में मिलता है, प्राकृतिक रूप में मिलता है। जबकि कुछ हमारे शरीर में बनाया जाता है, जो बनाया जाता है वह क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। तो कल आप लोगों को बताया जा रहा था कि एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है टेटनस। और टेटनस में होता क्या बेटा कि जो लोहे के जंक होता है उस जंक के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, क्लस्ट्रिडियम टाइटेनी नाम होता है। अगर कोई मान लो कि अगर उस बैक्टीरिया को निकालकर अगर उसे मनुष्य और घोड़े पर प्रयोग किया जाए तो हम देखेंगे कि जैसे ही इस बैक्टीरिया को मनुष्य के अंदर प्रवेश कराया जाएगा तो वह मनुष्य क्या होगा, टाइटेनिक, उसके अंदर जो है टाइटेनिक रोग हो जाएगा। और टाइटेनिक रोग क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है इसके खिलाफ कार्य करने वाला क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता, नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये मनुष्य क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। जबकि अगर वही क्या किया जाए, अगर उसी जीवाणु को किस में डाल दिया जाए, घोड़े के ब्लड में, तो वह घोड़े के ब्लड में जाएगा और घोड़े के ब्लड में जाने के बाद घोड़े को क्या करता है, बीमार नहीं डाल पाता है। इसका मुख्य कारण है कि जो घोड़े के ब्लड होता है उस ब्लड में ऐसे प्रतिरक्षी पाए जाते हैं जो इसके खिलाफ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब यदि क्या किया जाए मनुष्य के लिए, अगर हम मनुष्य के लिए क्या करें कि मनुष्य को उसके यानी टेटनस के प्रतिरक्षी को तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे, घोड़े के ब्लड को निकालेंगे, यानी उसका सीरम बनाएंगे। सीरम को ये बताया गया था कि उससे घोड़े को ब्लड को लिया जाता है, उसको थक्का बनाया जाता है, थक्का बना के उसको सीरम के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और सीरम को परिवर्तित करके अब सीरम बनाने के बाद से मनुष्य में लगाया जाता है। तो सीरम बनाने के लिए आपको ये बताया गया था कि किसी भी बैक्टीरिया का रोग कौन फैलाता है, जो बैक्टीरिया के कोशिका होती है, और कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, और डीएनए ही संक्रमण फैलाने का काम करता है। तो अगर उस डीएनए को ही क्या कर दिया जाए, निष्क्रिय कर दिया जाए, सिर्फ उसके आवरण को सीरम बनाया जाए और उस सीरम को मनुष्य के शरीर में लगा दिया जाए, तो मनुष्य का शरीर जो है उस आवरण का जैसे प्रवेश उसके शरीर में होगा तो उससे क्या महसूस होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो है कोई एंटीजन प्रवेश कर रहा है। वह तुरंत उसका शरीर जो है उसके खिलाफ एक प्रतिरक्षा को क्या करेगा, निर्माण करेगा, एंटीबॉडी को क्या करेगा, निर्माण करेगा। और निर्माण करने के बाद से ये इस पर अटैक करेगा, फिर दूसरी अटैक करेगा। अब जो है वह उसे अटैक करने के बाद से उसे अपने मेमोरी में, यानी इस वायरस, इसका जो ये बैक्टीरिया है इसकी वो क्या करेगा, पहचान करके अपने मस्तिष्क में सेव कर लेगा। बाद में अगर ये टेटनस वाला क्या होता है, अगर एंटीजन प्रवेश करता है मनुष्य के शरीर में तो वो उसका मेमोरी काम करेगा और उस एंटीबॉडी को तुरंत बनाना क्या कर देगा, चालू कर देगा, जिससे वह इससे लड़ना यानी अटैक करना चालू कर देंगे। यही बताना था, जो खत्म जो है कि कल क्या हुआ था, छूट गया था, ठीक है ना। अब आज हमें क्या करना है, आज हमें देखना है, अब कुछ रोगों के बारे में देखेंगे। जैसे एक होता है, आप लोगों ने सुना होगा एलर्जी, नाम सुने हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एलर्जी। एलर्जी क्या है, एलर्जी को देखते हैं। एलर्जी के बाद से जो है 100 प्रतिरक्षा रोग देखेंगे और एड्स देखेंगे, ठीक है ना। ये 3 आज कंप्लीट करेंगे। अगला जो है टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, जैसे
बार बार छींक का आना, त्वचा का लाल होना, आँख का लाल होना, नाक का बहना, सांस लेने में कठिनाई होना, ये जो जितने भी लक्षण आपको बताए जा रहे हैं और भी हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को चेहरे पर दाने निकल जाते हैं, हाथ पर क्या होता है पूरा खुजलाने लगता है, सूज जाता है, लाल हो जाता है। ये सारे किसके लक्षण हैं बेटा? एलर्जी के लक्षण। किसके लक्षण हैं? एलर्जी के। ये होता क्यों है? तो देखो, जैसे फूल पौधों में परागकण होते हैं, वो उड़ते हैं, उनके उड़ने से अगर आपके शरीर पे कहीं स्पर्श होता है तो भी आपको एलर्जी होगी। आप धूल धक्कड़ में चले गए तो भी आपको क्या हो सकती है? एलर्जी हो सकती है। यानी परागकण, धूलकण, रेशे आदि जो हैं अगर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं यानी अंदर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ क्या होते हैं, जैसे इस पर्यावरण में कुछ जो है मौजूद प्रतिजन, जो मौजूद क्या है? प्रतिजन है, रोगाणु है। अगर वह क्या करते हैं? हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो एंटीबॉडी है, उसको अभिरंजित करते हैं तो हमें क्या होता है? एलर्जी उत्पन्न हो जाता है। अब एलर्जी उत्पन्न होता क्यों है? तो मैंने बताया कि जो ये प्रतिजन है, जिन प्रतिजनों के कारण, अब वो प्रतिजन कौन कौन से आपको बताया गया, हमें जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जन कहा जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो आपको बताया गया वह क्या है? परागकण है, धूलकण है, रेशे हैं। आप लोग देखते हो कई बार जो हम पालतू जानवरों को पालते हैं, जो जानवर घूमते हैं, वो एक बार अपने बाल को खूब ऐसे हिलाते हैं और हिला देते हैं तो आपको क्या हो जाता है? वहाँ पे छींक आना चालू हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर क्या होते हैं? कुछ जो है रोगाणु होते हैं। वो जैसे आपके शरीर को टकराएंगे, आपको क्या होगा? छींक आना चालू हो जाएगा। अब हम जो है अब एक चीज बताते हैं आपको, ये क्या होता है कि जब ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, कौन? एलर्जन। आपको एलर्जन बताया गया। एलर्जन क्या था बेटा? एलर्जन कौन थे? एलर्जन कौन होते हैं? जो रोगाणु हमें एलर्जी फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? या जिन वस्तुओं से हमें एलर्जी होती है वो क्या होते हैं? एलर्जन। और किन वस्तुओं से हमें एलर्जी उत्पन्न होती है? परागकण से, धूलकण से, रेशों से आदि से होता है। भूसा वगैरह भी देखना, आप खेत में चले जाते हो तो भी आपको क्या होने लगता है? होने लगता है। और एक चीज और भी कारण है, एक चीज आपको बता रहा हूं, ये ज्यादा जो है ना प्रभाव जानते हो किनको होता है? शहरी लोगों को ज्यादा होता है। जैसे शहर में लोग अपने बच्चों को बाहर घूमने नहीं देते हैं। देहात के जो गांव के बच्चे हैं ना, इनको कम असर होता है। इनको कम असर होने का मुख्य कारण जानते हो क्या है? कि ये बच्चे धूल कण, नाले, खेत ये घूमते रहते हैं, उस पर्यावरण से ढल जाते हैं। उन्हें इनसे क्या होता है? अब जैसे हम लोग बाइक रातों दिन चलाते हैं, तो मान लो कि हम लोग बाइक चलाते हैं, धूल कण पूरा नाक के माध्यम से जाता है। लेकिन जो अगर वही घर की महिलाएं हैं, वो कहीं बाहर घूमने बहुत कम जाती हैं, तो बाहर कम घूमने जाती हैं और एक दिन बाहर चली गई बाइक पर, तो आती हैं तो उनको छींक पे छींक आना चालू हो जाता है, आँख उनका लाल हो जाता है, क्योंकि उनको आदत नहीं है। उनको तुरंत क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाती है। वहीं देखो, हम मर्दों को देखो, मर्द रातों दिन घूमते रहते हैं, वो उस माहौल में क्या हो जाते हैं? ढल जाते हैं। गरीब के बच्चे को देखते हो, नाले में खेलता है लेकिन उसको जुकाम खाम नहीं होता है। लेकिन अच्छे घर का लड़का, जिसको लोग धूल धक्कड़ से हमेशा दूर रखते हैं, तो पर्यावरण से उससे क्या कर जुड़ने नहीं देते हैं उस हिसाब से, इस वजह से वो जल्दी क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। मैं बता रहा था कि जो एलर्जन है, ये एलर्जन कौन कौन से थे बेटा? तो आपको बताया गया परागकण थे, क्या थे?
परागकण, इसके बाद से बताया गया धूलकण, और इसके बाद से क्या बताया गया, रेस से आदि। ठीक ना, यही एलर्जन है, ये क्या है, एलर्जन है। अब ये क्या करते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, बताया जा रहा है कि जब हमारे अंदर एलर्जन पहुंचते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है एक सेल पाया जाता है, जिस सेल का नाम होता है मस्ट सेल। अब जैसे ही मस्ट सेल से टकराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मस्ट सेल के पास ही जो है हमारा एक प्रतिरक्षी होता है, उस प्रतिरक्षी का नाम क्या होता है, IgE। जैसे ये IgE जो है तुरंत जो है क्या करता है, ये प्रतिरक्षी को, यानी जैसे ही टकराता है किससे, मस्ट सेल से, तो ये प्रतिरक्षी को क्या करता है, तुरंत जो है प्रतिरक्षी उसको जाकर क्या करता है, एक संदेश देता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है कुछ क्या आ गए हैं, एंटीजन आ गए हैं, तुम तत्काल क्या करो, एक रसायन का स्राव करो, यानी एक रासायनिक पदार्थ को स्राव करो। और वह क्या करता है, एक रासायनिक पदार्थ को स्राव करता है, जिस रासायनिक पदार्थ का नाम होता है हिस्टेमिन। क्या नाम होता है, हिस्टेमिन। और ये हिस्टेमिन जाकर वहाँ पर क्या कर देता है, तुरंत जो है ब्लड में जाकर, और जो ब्लड सेल जहाँ से नलिकाएं होती हैं वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे पूरा वहाँ पर क्या होता है, ये बड़ा सा ऐसे भाग खुल जाता है, और खुले हुए भाग में क्या होता है, यहाँ ब्लड आकर इकट्ठा हो जाता है। जो ब्लड इकट्ठा हो जाता है, अब जैसे ही क्या होते हैं, एंटीजन प्रवेश करते हैं, तो यहाँ की टेम्परेचर ज़्यादा रहती है और इनको क्या कर देता है, मार देता है। अब मैं अभी आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आपका मान लो कि स्किन है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, जैसे मान लो कि आपका कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से, चोट के कारण से हाथ गोड़े छिल जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हाथ छिलने के बाद से वहाँ का भाग जो है थोड़ा सा सूज जाता है और लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो जैसे ये हमारा जो स्किन है ना, ये स्किन है, ये मान लो हमारा स्किन है, क्या है, स्किन है, ये हमारा स्किन है। यानी त्वचा, क्या है, त्वचा है। और इस त्वचा के अंदर जो है रक्त नलिका, पतली पतली क्या होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, रक्त नलिका है। ये क्या है, रक्त नलिका है। ये क्या हो गया, रक्त नलिका हो गया। अब ये हमारे रक्त नलिका हो गया, जिसमें रक्त का क्या होता है, बहाव होता है। इसमें रक्त का क्या होता है, बहाव। अब ये रक्त का बहाव हो रहा है, यानी ये रक्त नलिका हो गया। क्या हो गया, रक्त नलिका। ध्यान देना बेटा, बताया गया एक चीज, ध्यान यही बताया गया कि मान लेते हैं कि कहीं हमारे हाथ वगैरह में चोट लगा, चोट लगने के बाद से वो क्या हुआ, वह छिल गया, वह सूज जाता है, वहाँ का भाग लाल दिखाई देता है। तो जैसे ही छिलेगा, ध्यान देना, तो जब ये छिलेगा, अब इस रक्त नलिका के अंदर होता क्या है, तो इस रक्त नलिका के अंदर जो है बेटा छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, जिसको क्या कहता है, मस्ट सेल कहा जाता है। एक सेल ये पाया जाता है, जिसको क्या कहता है, मस्ट सेल कहा जाता है, मस्ट सेल। और यहां पर भी एक ऐसा छोटा सा क्या होता है, ऐसे भाग दिखाई देता है। इन भागों को कहा जाता है बेसोफिल सेल। क्या कहा जाता है, बेसोफिल सेल। अब ये यहां ध्यान रखना है, जब मान लेते हैं कि एलर्जन आता है रक्त नलिका में, ये रक्त नलिका है अब छिला हुआ है, तो निश्चित रूप से बाहरी जो है क्या होंगे, एलर्जन इससे टकराएंगे, और टकराएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे।
क्या कर जाएंगे, प्रवेश करेंगे। जब ये प्रवेश करेगा तो बताया गया कि जो ये मस्ट सेल है बेटा, इस सेल के अंदर, ये क्या है, मस्ट सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है, ये मस्ट सेल जो है इससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इससे जुड़ा होता है, इस भाग से जुड़ा होता है। और यहाँ पर जो है मस्ट सेल के पास यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार की प्रतिरक्षी होती है, जिस प्रतिरक्षी को क्या कहता है, IgE। अब जैसे ये प्रवेश किए, ये भागते हुए इनके पास आया और कहा कि अरे देखो यहाँ पे एलर्जन आ गए, यहाँ पर जो है प्रतिजन आ गए, कुछ करो कुछ करो। तो ये यानी तुम कुछ इनको मारने का उपाय करो। ये तुरंत क्या करता है, एक प्रकार के रसायन का स्राव करता है। किसका स्राव करता है, रसायन का स्राव करता है। जिस रसायन का स्राव करता है उस रसायन का नाम मैंने क्या बताया अभी, हिस्टामिन होता है। क्या होता है, हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन को क्या कर दिया, स्राव कर दिया। एक बार और इसको सुनते हैं बेटा। मैंने क्या बताया कि ये हमारे हाथ की त्वचा है, ठीक है ना, ये क्या है, त्वचा है। त्वचा के अंदर क्या है, रक्त नलिकाएं हैं। इस रक्त नलिका के अंदर क्या, बेसोफिल सेल पाया जाता है और मस्ट सेल पाया जाता है। बताया गया अगर किसी कारणवश से ये छिल गया, क्या हो गया, छिल गया। मान लो ये हमारा त्वचा क्या हुआ, यहाँ पर ये त्वचा था, ये त्वचा क्या हुआ, छीला। अब छीला तो ऊपर का भाग ऐसे टूट जाएगा ना, तो अब इसके अंदर क्या होता है, क्या पाए जाते हैं, पतले क्या पाए जाते हैं, रक्त नलिका पाए जाते हैं। अब यहां से जो है क्या होंगे, कुछ एलर्जन, यानी एलर्जन इसके अंदर क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। अब प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करके किस में, रक्त में, रक्त के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करने लगेंगे। आपको बताया गया कि जब ये रक्त के, जब ये अंदर जाएंगे तो जो ये दोनों होते हैं ना, ये दोनों सेल होते हैं, कौन, बेसोफिल और मोस्ट सेल। इनके ऊपर जो है एक प्रतिरक्षी बैठा होता है, जिस प्रतिरक्षी का नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, IgE। क्या नाम होता है, IgE। ये क्या करता है, IgE जो बैठा होता है, जब ये इनसे क्या होते हैं, ये जाकर इन सेल से टकराते हैं, किनसे, यानी मस्ट सेल या बेसोफिल सेल से टकराते हैं, तो ये तुरंत इनके पास जाता है, कौन, ये सेल इनके पास सूचना देते हैं, एक संदेश पहुंचाते हैं कि अरे अंदर कोई क्या आ रहा है, एंटीजन आ रहा है, उसके लिए कोई उपाय सोचो, कुछ करो, ताकि वो यहाँ से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो जब ये संदेश ले जाते हैं तो ये क्या करता है, तत्काल जो है एक रसायन का स्राव करता है। ये क्या करता है, एक रसायन का स्राव करता है, जिस रसायन का नाम क्या होता है, ये मैंने बताया, इस रसायन का नाम क्या होता है, हिस्टामिन नाम होता है। क्या नाम होता है, हिस्टामिन। ये एक हिस्टामिन होता है, एक और होता है सीरोटोनिन, यानी सीरोटोनिन होता है। या तो इसको करेगा नहीं तो सीरोटोनिन को करेगा, सीरोटोनिन। यानी दो प्रकार के रसायन इसके पास होते हैं, या तो इसको स्राव करेगा नहीं तो इसको स्राव करेगा। अब ये क्या करता है, ये प्रतिरक्षी जो है तुरंत इस रसायन का क्या करने लगता है, स्राव करने लगता है। जब ये स्राव करता है तो मान लो कि अब ये यहां से स्राव किया, ये नलिका है ना, ये यहां से प्रवेश कर रहे हैं लोग, क्या, कौन, जो क्या है, आपको बताया गया जो रोगाणु है जब शरीर में प्रवेश कर रहे हैं तो जैसे अब ये क्या करेगा, स्राव करेगा, तो स्राव करेगा तो यहाँ की जो नलिकाएं है ना, ये नलिका तुरंत फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और फूल के इनके चारों तरफ से इनको क्या कर लेगा, ये जो क्या निकला है रसायन, ये इसमें इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ये फूलेगा तो जानते हो क्या होगा, तत्काल यहाँ पर ब्लड खूब भरना चालू होगा। अब ब्लड जब भरेगा तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ब्लड बाहर भी निकल जाता है, यानी जहाँ छिला होता है देखना, वहां पे ब्लड क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और ये सूज जाता है। और सूजने के बाद से अब ब्लड ज्यादा आने की वजह से यहाँ की टेम्परेचर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
जब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी ज़्यादा होगी, हमारे शरीर में कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ ब्लड ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो वो भाग क्या होता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो अब बताओ, जब ये ज़्यादा गर्म होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अब ये लोग अंदर जा रहे हैं, तो उसके गर्मी से मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो तुरंत इनको नष्ट करना क्या कर देता है, चालू। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई कि हमारा शरीर जब छिलता है तो वहाँ लाल क्यों हो जाता है और क्यों वो फूल जाता है? क्योंकि जितने भी रोगाणु प्रवेश करते हैं उन रोगाणुओं को मारने के लिए क्या होता है कि इनके पास, यानी ब्लड के अंदर जो हमारे ब्लड नलिका होती है उसके अंदर दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक क्या होता है, बेसोफिल सेल होता है, दूसरा क्या होता है, मस्ट सेल। इन दोनों के ऊपर कौन बैठा रहता है? एक प्रतिरक्षी बैठा रहता है, एक एंटीबॉडी बैठा रहता है। वो एंटीबॉडी कौन होता है, IgE। जैसे ये लोग प्रवेश किए, ये तुरंत सूचना किनके पास भेजते हैं, IgE के पास भेजते हैं, और ये भाई तुरंत कहते हैं कि दुश्मन आ रहे हैं, कुछ करो, बचाओ। तो ये तुरंत क्या करता है, इन्हें बचाने के लिए कुछ रासायनिक को स्राव करता है, कुछ रासायनिक पदार्थों को क्या करता है, स्राव करता है। वो रासायनिक पदार्थ हिस्टामिन हो सकता है या सेरोटोनिन हो सकता है, इन दोनों में से किसी को स्राव करेगा, और जैसे ही स्राव करेगा तो ये रक्त नलिकाएं क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। इनके चारों तरफ ब्लड क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड भरने से कुछ ब्लड बाहर भी हो जाते हैं, जिससे उसका रंग कैसे दिखाई देने लगता है, लाल दिखाई देने लगता है। और जब ब्लड भर जाता है तो यहाँ की टेम्परेचर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जो एलर्जन इसके अंदर प्रवेश कर रहे थे वह क्या होने लगते हैं, उसकी टेम्परेचर के कारण नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो एलर्जी समझ में आया, बोलो। इसी प्रकार से आपको जुखाम भी होता है ना, जुखाम क्यों होता है, छींके क्यों आती हैं? जैसे कुछ एलर्जन आपके अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उनको जो हमारे शरीर के एंटीबॉडी है ना, जो प्रतिरक्षी हैं, वह उनको हटाने के लिए क्या करती हैं, हमारे अंदर ऐसी अनुक्रिया उत्पन्न करती हैं कि छींक आता है कि वो बाहर निकल जाए। ऐसे हमारे शरीर में क्या होता है, घटनाएं होती हैं। तो जितने भी इस तरह के एलर्जन होते हैं उसमें इसी तरह का क्या होता है, कार्य होता है। अब इसको बचाने के लिए कुछ क्या है, औषधियाँ भी हैं जो इनको ख़त्म कर देती हैं। जैसे मान लो एक होता है प्रतिहिस्टामिन, एक औषधि होती है, या एड्रेनालिन होता है, या स्टेरॉइड होता है। इन औषधियों का प्रयोग करने से क्या होता है, जो एलर्जी के लक्षण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कौन कौन सा औषधियों का नाम बताया गया, प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन, और क्या बताया गया, स्टेरॉइड। ये कुछ औषधियां हैं, अगर इनका उपयोग किया जाए एलर्जी में तो एलर्जी क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो ये रहा एलर्जी। अब एक हम लोग को पढ़ना है ऑटो इम्यूनो डिजाइस, यानी 100 प्रतिरक्षा रोग। क्या पढ़ना है, 100 प्रतिरक्षा रोग। प्रतिरक्षा रोग देखते हैं, देखते हैं बेटा। देखो कई बार ऐसा भी होता है, आवश्यकता, जैसे आप भोजन करते हो ना, भूख तेज है तो आप ज़्यादा खाना खाते हो तो भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। यानी किसी कार्य को आवश्यकता से ज़्यादा करना भी क्या है, नुकसानदायक है, और कम करना भी क्या है, नुकसानदायक है। तो ऐसे कई बार होता है कि जब हमारा, ध्यान देना, ये है 100 प्रतिरक्षा रोग। 100 प्रतिरक्षा यानी जो हमारे अंदर एंटीबॉडी पाए जाते हैं, कई बार वही हमको बीमार डाल देते हैं। जैसे आपने गठिया रोग सुना है, गठिया रोग जो है ना कहीं दूसरे जगह से नहीं आता है, जो हमारा एंटीबॉडी है, जो हमारे शरीर को रक्षा करता है, वही हमको क्या कर देता है, बीमार डाल देता है। अब कैसे डालता है कि मान लो जो 100 प्रतिरक्षा है, जितना हमारे शरीर में उसका निर्माण होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा निर्माण हो रहा है। तो निर्माण हो रहा है तो वह खुद ही के लिए क्या हो रहा है, घातक हो रहा है, और वही हमारे हड्डियों के अंदर क्या होता है, इकट्ठा होकर और हमें क्या, गठिया जैसे रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना।
तो आप कह सकते हो, इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जब अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र खुद के कोशिकाओं पर हमला कर दे, ध्यान रखना, तो उसे 100 प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। जैसे ये करता क्या है, जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण क्या होने लगा, ज्यादा होने लगा, तो ये क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं ना, तो इन कोशिकाओं को क्या करता है, कुछ कोशिकाओं को ये खुद ही मार कर क्या कर देता है, खत्म कर देता है। यानी हमारे ही शरीर के कुछ कोशिकाओं को मार मार कर क्या करता है, खत्म कर देता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, 100 प्रतिरक्षा रोग हो जाता है। अब जैसे हमारे शरीर में कहाँ इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो जो आप लोगों ने देखा है कि कई लोगों को जोड़ों पे दर्द होता है, गठिया रोग हो जाता है। जैसे IgM, IgG, जब इनमें उत्परिवर्तन आता है तो ये हमारे हड्डियों में जो संधि होती है वहाँ पर आकर एकत्र होने लगती हैं। यानी जैसे हमारे शरीर में हमने बताया कि हमारे शरीर में जो है जो एंटीबॉडी होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार बताया गया था, 5 प्रकार का। तो जो IgM है, IgG है, ये क्या होता है, उत्परिवर्तन आता है। तो मैं बता रहा था कि जो हमारे शरीर में जो 5 प्रकार के क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, उसमें से कौन, जो IgM और IgG होता है, जब उसमें उत्परिवर्तन आता है तो ये क्या करता है, जो हमारे शरीर की हड्डियों की संधि होती है, हड्डियों की संधि का मतलब क्या है, हड्डियों का जोड़, जहाँ जहाँ पे ये हड्डी यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, ये संधि है ना, तो इन जोड़ों पर ये जाकर क्या होता है, एकत्रित होने लगता है। क्या करने लगता है, एकत्रित होने लगता है। और मुख्य रूप से IgM और IgG उन संधियों को क्या करने लगता है, खत्म करने लगता है। अब इन संधियों पे आके बैठा, मान लो यहाँ पर घुटने पर जहाँ जहाँ पे संधियाँ हैं यहाँ पर आकर बैठेगा और बैठकर यहाँ की कोशिकाओं को क्या करने लगेगा, खत्म करने लगेगा। क्या करने लगेगा, खत्म करने लगेगा, जिससे जो है कौन सी रोग हो जाएगी, गठिया रोग हो जाएगी। यानी इसे संधि शोध के नाम से भी जाना जाता है। गठिया रोग को किस नाम से जाना जाता है, संधि शोध के नाम से जाना जाता है, या रेमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सा रोग है, ये रोग किसके कारण होता है बेटा, तो ये 100 प्रतिरक्षी रोग होता है। कौन सा होता है, 100 प्रतिरक्षी रोग होता है, ठीक ना। देखते बेटा 100 प्रतिरक्षा रोग के उदाहरण क्या क्या है। यानी 100 प्रतिरक्षा रोग जो है, ऑटो इम्यून डिजीज कौन से होते हैं, तो देखो इसमें आ जाता है डायबिटीज मेलेटस एडिसन डिजीज, हाइसोमोसिस डिजीज, लिवर सिरोसिस। इसके बाद से जो है मायास्थीनिया ग्रेसिव, क्रोनिया इनमिया आदि रोग ऐसे हैं जो क्या हैं, 100 प्रतिरक्षा रोग के उदाहरण है। यानी 100 प्रतिरक्षा में आपने यही देखा, यही बताया गया कि जब हमारा शरीर की इम्यूनिटी क्या होती है, ज़्यादा बन जाती है। क्या होती है, आवश्यकता से ज़्यादा बन जाती है, तो ये खुद अपने ही शरीर के कुछ कोशिकाओं के, यानी जो हमारे हड्डियों की जहाँ जहाँ संधियाँ होती हैं वहाँ की कोशिकाओं को क्या करती है, नष्ट करती जाती है, जिससे क्या हो जाता है, ये रोग क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक आप लोगों को बताया गया गठिया रोग, इसके बाद से और भी ये सब भी जो रोग अभी आप लोगों को बताया गया है, डायबिटीज मेलेटस एडिसन डिजीज, हाइसोमोसिस डिजीज और लिवर सिरोसिस आदि, ये क्या है, सब इसके उदाहरण है हमारे शरीर में। यहाँ पर ये किसके द्वारा रोग होता है, 100 प्रतिरक्षा रोग होता है। जो हमारे शरीर की क्या है, एंटीबॉडी, वही खुद ये रोग को क्या करती है, उत्पन्न करती है। बाकी अब अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे एड्स, अगले दिन बताएंगे।